बच्चों जरा देखो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? चेक करो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सभी बच्चे चेक करें। हाँ बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस, बहुत सही। ओके, रोल नंबर 13 प्रेजेंट, सामी, बहुत सही। फारूकी, क्या है यार, ये बवाल लगाए पड़े हो। ये सब नेताओं के काम है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। जैसे आप लोग पढ़ाई के लिए मेहनत करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, है ना, रात भर जगते हो, वैसे वो भी अपने कैरियर बनाने के लिए, ठीक है, ये सब सारी चीजें चलाते रहते हैं। जैसे क्या है कि सबका अपना अपना चीजें हैं, जैसे उनका वो भी जनाधार बना रहे, तो इन सब चीजों पे आप लोग ना ध्यान दिया करो। आप लोग अभी पढ़ने की उम्र है, कैरियर बनाने की उम्र है। हाँ, बड़े हो जाना, थोड़ा और बड़े हो जाना, तो आप लोग इन सब चीजों पे कमेंट भी कर सकते हो, इन सब चीजों को मतलब समझने लायक भी हो सकते हो और समझ भी पाओगे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, ये डेली आपस में शाम को बैठेंगे, अपना नाश्ता पानी करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, और सुबह उठ के आप लोगों को लड़ाएंगे, आप लोगों को नई नई चीजें समझाएंगे कि आप ये लिखो, आप वो लिखो, आप ऐसे हो वैसे हो। और शाम को ये सब आपस में बैठते हैं, आराम से मस्ती करते हैं, है ना। क्योंकि उनमें सबको ये पता होता है कि ये तो एक मतलब, हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें अपनी पार्टी चलानी है, हमें अपना जनादेश बचा के रखना है। आप लोग इन चीजों में ध्यान ना दिया करो, आप अपना कैरियर बनाओ। जिस दिन आपका कैरियर बन जाए, आप थोड़े काबिल हो जाओ, उस दिन इन चीजों पे भी ध्यान दो। क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है ना, बहुत क्रूसियल है। ये नए नए डेली डेली कुछ ना कुछ बवाल तो आते ही रहेंगे, है ना। ये कुछ बवाल तो आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। मैं तो यार हर जगह रह के आया हूँ, कहाँ नहीं रहा है मैं। कश्मीर में नहीं रहा हूँ, कहाँ नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये है, कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में मेरी पैदाइश है, सब जगह रहा हूँ। मतलब कम से कम 6-7 स्टेट रहा हूँ, बिहार भी रहा हूँ। हमको तो कहीं कुछ नहीं दिखता, सब मस्त चल रहा होता है। दो ही जगह पे प्रॉब्लम दिखती है, एक सोशल मीडिया पे और एक नेताओं के अंदर। पब्लिक में नहीं है, पब्लिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपस में सब समंजस में है, बैठे हैं। मगर किसी को किसी चीज का वोट चाहिए, किसी को किसी चीज का वोट चाहिए, बस। हाँ, महाराष्ट्र में बेटा मैं नहीं रहा हूँ। मैं देखो यूपी रह चुका हूँ, बिहार रह चुका हूँ, ठीक है, एंड राजस्थान में बहुत समय काटा है, दिल्ली में काटा है बहुत समय, ठीक है, हरियाणा रह चुका हूँ। हम्म आ, हम्म एक दो स्टेट और मान लो, बस मैं गुजरात नहीं रहा हूँ, महाराष्ट्र नहीं रहा हूँ, साउथ में नहीं रहा हूँ, उत्तराखंड में भी नहीं रहा हूँ। एक्चुअल में जहाँ जहाँ पढ़ाया है, जैसे राजस्थान है तो वहाँ कोटा था, कोटा में पढ़ाया है, इसलिए राजस्थान रह चुका हूँ। यूपी कानपुर की पैदाइशी है तो इसलिए यूपी में तो रह ही रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली में पढ़ाया है, इसलिए दिल्ली भी रहा हूँ। हरियाणा, हरियाणा में भी रहा हूँ मैं, क्योंकि वो दिल्ली दिल्ली एनसीआर आता है। एक कौन है जो सुबह सुबह लब करके बैठा है, एक लड़का लिख रहा है मुझे लब हो गया है सर, क्या करूं। हाँ, इस एज में यही होता ही है। और होता क्या है, देखो जैसे होता क्या है कि मौसम होता है, बरसात अरसात का मौसम होता है, तो हर आदमी को डेंगू, वायरल फीवर, कोल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो उसकी इम्यूनिटी सबसे कम होती है, तो उसको हर तरह की बीमारियां लग जाती हैं, है ना। फीवर ईवर बहुत जल्दी जगड़ते हैं। उसी तरह ये जो एज है तुम्हारी, ये 13-14 साल से लेके 18-19 साल तक, उनमें भी उस समय भी जो इम्यूनिटी होती है मन को कंट्रोल करने वाली, वो बहुत कम होती है। तो जरा सा भी इधर उधर हुआ नहीं कि उनको क्या हो जाता, अभी क्या लिखा था
क्या मुझे प्यार हो गया है, लव हो गया है, वो हो जाता है, मतलब वो बीमारी या फीवर से ग्रसित हो ही जाते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी सबसे वीक है, रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल जीरो है। हाँ बेटा पढ़ाऊंगा बेटा, दैवी सब पढ़ा दूंगा। हाँ कभी शर्मा जी का लड़का कमाल करेगा, कभी वर्मा जी का लड़का कमाल करेगा है, मगर भैया कभी रावत जी का लड़का भी कमाल करेगा कि नहीं करेगा नीट में सेलेक्ट होके? क्यों? नीट में सेलेक्ट होके शर्मा जी का लड़का, हाँ संकल्प पढ़ाऊंगा बेटा, संकल्प पढ़ा दूंगा, ये सब, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद इंडिकेटर भी पढ़ा दूंगा एक क्लास में। टेस्ट के क्वेश्चन देखो एक बार, सर आपने नहीं पढ़ाए हैं, अच्छा एक बार टेस्ट का क्वेश्चन में देखूंगा कि क्या आ गया है। टेस्ट में क्वेश्चन उल्टे सीधे आ गए, ओके संकल्प मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, इस बार का टेस्ट गड़बड़ आया है कुछ, है ना, मैं देख लेता हूं। अच्छा प्रिंस, हाँ आप लोग कह रहे हो तो मैं पहले टेस्ट पेपर देखूंगा, हाँ क्योंकि हाँ वेदांतु की टीम ने बनाया था तो मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं देख लूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है, परेशान ना होइए। अच्छा नरेश कह रहा है महाराष्ट्र आ जाओ सर, यहाँ पर पढ़ाओ आके, पढ़ाएंगे बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, टेंशन ना लो, सब पढ़ाएंगे, सब करेंगे, यस। हाँ यार पहले बनाते थे, अब क्या है, अब टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे काम हो गए हैं तो हम लोग का टाइम मतलब बिजी ज़्यादा हो गए, तो अच्छा पॉडकास्ट देखा आपका, मज़ा आ गया। अच्छा हाँ यार वो लोग आए हुए थे, बहुत दिन से हम लोगों से कह रहे थे कि सर आप लोग टाइम निकालिए, हम लोग आपसे कुछ मिलना चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा ठीक है यार आ जाओ, तो ऑफिस में किया फिर हम लोगों ने, हाँ। दुर्गा पूजा की छुट्टी कब से है? दुर्गा पूजा की छुट्टी मेरे हिसाब से एक आध दिन होगी, मैं आज पता कर लूंगा कि कब छुट्टी है ना, मैं आज पता कर लूंगा कि कब छुट्टी है, ठीक है, मैं छुट्टी पता करके आप लोगों को कल बता दूंगा कि कब कब कैसी कैसी छुट्टी है ना। हम्म कहाँ पर है पॉडकास्ट? इंडिकेटर, बेटा इंडिकेटर में पढ़ा दूंगा, हाँ इंडिकेटर में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं, कंप्लीट, अभी तक मैंने एक बार कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं दिया है ना, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस है कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस है, टेस्ट का सिलेबस है, नेक्स्ट टेस्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आप चाहो तो मैं 3 टेस्ट ऐसे भी बनवा सकता हूं, जैसे कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th, फिर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, इससे क्या होगा फिजिकल केमिस्ट्री एक बार और रिवाइज हो जाएगी, ये लेने के बाद, इस टेस्ट को लेने के बाद आप कहो तो कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th और कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट ले लूं, बताइए ले लूं? हाँ कंप्लीट होने के बाद, अनुज कंप्लीट होने के बाद ही लूंगा, कंप्लीट होने के बाद 3 टेस्ट ऐसे ले लेंगे, है ना, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th और कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक में पहला शुरुआत वाले में तो टाइम लगेगा ना। चलो तो ये टेस्ट का सिलेबस समझ गए, चलो अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग जल्दी से आ जाइए, आज हम लोग करेंगे क्या, तो देखो आज हमारा टारगेट क्या होगा, आज हम लोग करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको खत्म करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को खत्म करेंगे, ठीक है, और इसके बाद यदि टाइम बचा हम लोगों के पास तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी खत्म करेंगे,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी खत्म करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ टीएसडी पे। टीएसडी नंबर 1, टीएसडी नंबर 1, आंसर बताओ, आंसर बताओ। टीएसडी नंबर 1, द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ, रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ, बताइए न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। जब आपने सैटरडे को ये क्वेश्चन किया था तो ये सेंटीमीटर में ऑप्शन थे, तो मैंने सेंटीमीटर से ऑप्शन हटा दिए। 10 की पावर -15 मीटर या 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, है ना? तो मैंने सेंटीमीटर से ऑप्शन हटा दिए, जैसे आप जल्दी से उल्टा सीधा टिक करें। अगला क्वेश्चन, टीएसडी नंबर 2, टीएसडी नंबर 2 का आंसर बताएं। टीएसडी नंबर 2 का आंसर बताएं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लीड टू द conclusion that whole mass of atom present in very small area, electrons occupy space around the nucleus, neutron are buried deep in the nucleus, A and B are correct। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। मैक्सिमम मास बहुत स्मॉल एरिया में ऑक्युपाई होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ए भी सही है, बी भी सही है। ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मेथड से पता चला था, ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मेथड से पता चला था। बताइए दो में से किसके कितने सही? बताइए दो में से किसके कितने सही? यस 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 यस, वेरी गुड, बहुत सही बेटे, बहुत सही, बहुत सही। अब देखो लास्ट क्लास में मैं कहां तक पढ़ा ले गया था, आपको वो बता देता हूं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, देखो लास्ट लेक्चर हम लोगों का इस जगह पे खत्म हुआ था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा रहा था, पूरा खत्म नहीं हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ था, कहां तक पहुंचा था अभी देखो आ जाएगा। मैंने पीपीटी लगा दी है वही पुरानी वाली, इसको ये देखो, ये तो पढ़ा दिया था, ठीक है। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट भी पढ़ा दिया था, ये सब करा दिया था आपको। हाँ, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट ये करा दिया था। ये देखो यहां से स्टार्ट है, ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने बताया था कि ये पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल है ना। जब आप मेटल सरफेस पे, जब आप मेटल सरफेस पे सनलाइट मतलब व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हो, तो क्या होता है, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, निकलने लगते हैं। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फिर मैंने बताया कि ये एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब सिर्फ ऊपर वाली लेयर में, सिर्फ ऊपर वाली लेयर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ऊपर की जो 3 4 6 लेयर है, जैसे मान लो 1 लाख लेयर है, तो 1 लाख लेयर में से ऊपर की 5 7 लेयर से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि ये सरफेस फिनोमिना है, अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता है। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब आप क्या करोगे, जो आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मतलब फोटोन की एनर्जी जो डाल रहे हो वो इसके अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। और यदि उसके अट्रैक्शन फोर्स से कम है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और जो भी एनर्जी ज्यादा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्यों? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां तक मैंने शायद पढ़ा दिया था कल। अब मैं इसी के आगे पॉइंट लिखना चालू कर रहा हूं, पढ़ाना चालू कर रहा हूं, ठीक है बच्चों।
यहां तक हम लोगों ने बातें कर ली थी कल। ये देखो हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी, तो उसी के आगे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। उसी के आगे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। हाँ, जहां तक हम लोगों ने बातें कर ली थी उसके आगे स्टार्ट करता हूं। मैं पीपीटी अरेंज कर देता हूं जैसे आपको दिक्कत ना आए। ये देखो यहां तक मैंने बातें बता दी थी। अब एक एक करके मैं और पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं और पॉइंट डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? पहला पहला व्हाइट लाइट के पार्टिकल नेचर का एग्जांपल है। दूसरा, ये होता क्या है, जब किसी मेटल सरफेस पे सनलाइट इंसिडेंट कराई जाती है, मतलब फोटोन इंसिडेंट कराए जाते हैं, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। ये क्या है? सरफेस फिनोमिना है। अब इसके और पॉइंट दिखाते हैं। अगला पॉइंट समझो, गौर से सुनिएगा, इन सारी बातों को गौर से सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन, एक फोटोन हमेशा, ऑलवेज, एक फोटोन ऑलवेज इमिटेड वन इलेक्ट्रॉन ओनली। एक फोटोन हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। मतलब गौर सुनिए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3 जूल की एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है। आपने क्या किया? सॉरी बच्चों, आपने क्या किया? आपने डाल दी 8 जूल की एनर्जी। एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3 जूल की एनर्जी चाहिए। आपने डाल दिया 8 जूल का फोटोन, तो क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा? नहीं, वो एक इलेक्ट्रॉन पे जाके गिरेगा, पूरी की पूरी एनर्जी वो 8 जूल एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से 3 जूल खर्च कर देगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। बची हुई 5 जूल की एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। बची हुई 5 जूल की एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब एक फोटोन ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आप चाहे जितनी एनर्जी का फोटोन डालो, क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी गिरी तो वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च कर देता है, बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में खर्च कर देता है। ऐसा नहीं होता है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दे कि लो भाई मैं निकल आया, अब बची हुई एनर्जी में तुमको देता हूं, तुम भी निकल आओ। ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ पीयूष, इग्नोर नहीं कर रहा हूं पीयूष बेटा, पढ़ा रहा हूं, इग्नोर नहीं कर रहा हूं। तो एक फोटोन ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछूं, मैं क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं साथ साथ में। सॉरी यार, गले में खराश आ रही है। जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, देखिए मैंने कहा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस इज 4 जूल। वर्क फंक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी गई एनर्जी, कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस इज 4 जूल। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन emitted when 20 joule
20 जूल एनर्जी फोटोन इंसिडेंट on the surface of metal plate. मेटल 1 2 4 5। बताओ, यदि मैं 20 जूल एनर्जी का फोटोन डालूं, 20 जूल एनर्जी का फोटोन डालता हूं, कितनी जूल एनर्जी का? 20 जूल। जबकि उसका वर्क फंक्शन बच्चों कितना है? यदि मैं 20 जूल एनर्जी का फोटोन इस पे डालूं, ये देखो 20 जूल एनर्जी का फोटोन गिर रहा है और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कितनी है? 4 जूल। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 4 जूल है। तो बताओ कितने फोटोन निकलेंगे? तो कितने फोटोन निकलेंगे? 1, क्योंकि एक फोटोन ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। अच्छा, यदि मैं पूछूं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन? इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन? इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताओ। 4 जूल, ठीक है, 16 जूल, 12 जूल, 20 जूल। बताइए इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो 4 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो गई, 20 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो गई, बची हुई 16 कहां गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बची हुई एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और भगेगा वो 16 जूल की काइनेटिक एनर्जी से भगेगा, 16 जूल की काइनेटिक एनर्जी से भगेगा। यस। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, गौर समझिएगा। अब देखो जरा, अब मैं डिफिनीशन थोड़ी पढ़ा देता हूं। वर्क फंक्शन किसे कहते हैं? अब जरा इसके बारे में थोड़ा बताता हूं कि व्हाट इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? तो देखो, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove total amount of energy required to remove electron, total amount of energy required to remove electron in the metal surface in photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देते हो उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। हां फारूकी, अभी बात कर लेंगे इस पर भी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देते हो उसे उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू एच न्यू नॉट या SC अपॉन लैम्डा नॉट। क्यों? न्यू इक्वल टू क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। न्यू नॉट क्या होता है? इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
क्या बोला जाता है, सब लोग देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इतनी फ्रीक्वेंसी को पाकर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ देता है। इसका मतलब है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड वेवलेंथ, रिक्वायर्ड वेवलेंथ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। किससे, फॉर मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। किससे, फॉर मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से, गौर समझो, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो वेवलेंथ चाहिए उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। और जो एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जो एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो वेवलेंथ चाहिए उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो वेवलेंथ चाहिए उसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। जो एनर्जी चाहिए उसको वर्क फंक्शन कहते हैं, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए, इतनी बात सब लोग समझे, बच्चों ने कहा हाँ। अब देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, जरा गौर से समझना। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखो जरा, ये हमारा मेटल सरफेस है, ये हमारा क्या है बच्चों, मेटल सरफेस। ठीक है, अब मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब इन पर आपने क्या किया है, फोटोन इंसिडेंट कराया है, इन पे फोटोन गिर रहे हैं ऐसे। ये क्या गिर रहे हैं, फोटोन। अब फोटोन की अपनी एनर्जी है जिसको आप एच न्यू कहते हो। अब इसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हो उसको वर्क फंक्शन कहते हो। अब एनर्जी कंजर्वेशन से बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। तो यदि मैं फर्स्ट लॉ से इक्वेशन बनाऊं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बताओ जरा क्या इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी। आपने इतनी एनर्जी दी, उसमें से इतनी एनर्जी खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन निकालने में, बची हुई एनर्जी कहां चली गई, काइनेटिक एनर्जी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिख सकते हो। ये देखो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। आप चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। कौन एटम निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। भाई निकल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये एनर्जी की इक्वेशन आई, इसी को आप फार्मूला भी कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, फार्मूला भी कहते हो। इसको, 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 ये एनर्जी के टर्म में, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ये वेवलेंथ के टर्म में। ये देखो, ये वेवलेंथ के टर्म में। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, केस नंबर वन, केस नंबर वन,
यदि मैं जो एनर्जी डाल रहा हूं, गौर सुनिएगा, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, या इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, या इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, तो क्या होगा? बताओ, बातें नहीं करो, ये बताओ क्या होगा। मैंने क्या कहा? जो मैं फोटोन डाल रहा हूं उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, या मैं जो फोटोन डाल रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, या मैं जो फोटोन डाल रहा हूं उसकी वेवलेंथ वर्क थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, तो क्या होगा? क्योंकि आप सबको पता है कि फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है या एस सी अपॉन लैम्डा के बराबर है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा। तो इसका मतलब तुम ज्यादा एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो। मान लो मैंने 10 एनर्जी का फोटोन डाला और वर्क फंक्शन कितना है? 3, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी, और कैसे निकलेगा? विद काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकलेगा और साथ में उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। अब देखो यहां पे बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, उनको लगता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा है इसका मतलब वर्क फंक्शन की एनर्जी ज्यादा है। नहीं, वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम है इसका मतलब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, केस नंबर 2, इसको देख लो। जो आपने फोटोन डाला है उसकी एनर्जी और वर्क फंक्शन की एनर्जी आपस में बराबर है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क फंक्शन आपस में बराबर है। वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन और वेवलेंथ ऑफ वर्क फंक्शन आपस में बराबर है। अब बताओ क्या होगा? मतलब आप ये कह रहे हो कि यदि उसका वर्क फंक्शन 3 है तो हम 3 जूल का ही फोटोन डाल रहे हैं। आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 3 जूल एनर्जी चाहिए और हम 3 जूल एनर्जी का ही फोटोन डाल रहे हैं। हम 3 जूल एनर्जी का ही फोटोन डाल रहे हैं, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा मगर एक्सिलरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रहेगी नहीं। इलेक्ट्रॉन इमिट तो हो जाएगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 3 जूल, और आप डाल कितनी रहे हो? 3 जूल, तो इलेक्ट्रॉन निकल आएगा मगर वो सरफेस पे ही रुका रहेगा, एक्सिलरेट करते हुए निगेटिव प्लेट की ओर नहीं जाएगा, वो सरफेस पे रुक जाएगा, यहां पे बस ऐसे रुका रहेगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। वो सरफेस पे रुका रहेगा, वो सरफेस पे बस रुका रहेगा, निकल के बाहर आ जाएगा और सरफेस पे रुका रहेगा, आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, केस नंबर 3, मान लो आपने जो फोटोन डाला है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन की एनर्जी से कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, उसकी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है। ये तीनों एक ही बात है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नॉट इमिटेड, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना होगा ही नहीं। क्यों?
क्योंकि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए थी उतनी आपने दी नहीं, उससे कम एनर्जी दी है। तो वो क्या है, अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके बाहर नहीं जा पाएगा, अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके बाहर नहीं जा पाएगा। ये बात समझ पाए हो? ये सब पूछा जाएगा, ये बात समझ पाए तीनों केस कि क्या सिचुएशन है, और ये इक्वेशन समझ पाए हो? अब हम लोगों ने क्या किया है, थ्योरी कंप्लीट की है। अब इन पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए और बताइएगा आप लोग, ठीक है? बताइएगा। देखो क्वेश्चन देखो, ये बच्चों वर्क फंक्शन है और ये मेटल प्लेट है, मेटल सरफेस है, ठीक है? मेटल सरफेस है, वर्क फंक्शन है। आगे पीछे लिखो, मेटल सरफेस पहले लिखो, वर्क फंक्शन बाद में लिखो। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस। अब देखो, ए नाम का मेटल है, उसका वर्क फंक्शन है 3 जूल पर मोल। बी नाम का जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन है 2 जूल पर मोल। सी नाम का जो वर्क फंक्शन है उसका वर्क फंक्शन है 5 जूल पर मोल। और डी नाम का जो मेटल सरफेस है उसका वर्क फंक्शन है 7 जूल पर मोल। अब गौर से क्वेश्चन पूरा सुनिएगा, ठीक है? इफ फोटोन, if 6 जूल, if 5 जूल energy photon incident in given metal surface, how many metal surface show photoelectric इफेक्ट? इनमें से कितने मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे? ए शो करेगा, बी शो करेगा, बी ए शो करेगा, बी शो करेगा, सी शो करेगा, सी, ठीक है? डी शो करेगा, सी शो करेगा और डी शो करेगा और ए शो करेगा। बताओ कौन से मेटल सरफेस हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे? बताइए। आपने 5 जूल एनर्जी का फोटोन डाला है और मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब शो होता है? उसकी कंडीशन क्या है? मैंने अभी आपको पढ़ाई है पीछे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन है कि जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा होनी चाहिए। वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होनी चाहिए और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। इस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, है ना? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा।
यदि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा, नहीं मिलेगा। तो अब जरा देखो, वर्क फंक्शन की एनर्जी ये है, हमने 5 एनर्जी का फोटोन डाला है, तो 5 के बराबर या ज्यादा पर मिलेगा। तो देखो ये शो कर देगा, ए प्लेट शो कर देगी। क्यों? ए प्लेट का वर्क फंक्शन कितना है? ए प्लेट का वर्क फंक्शन 2 है, तो जो आपने फोटोन डाला है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। बी शो कर देगा, बी की कितनी है? अच्छा सॉरी, ए की 3 है, बी की 2 है। ए की 3 है, बी की 2 है। 5 2 से भी ज्यादा है, 5 3 से भी ज्यादा है। और सी शो कर देगा बराबर है। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी यदि वर्क फंक्शन से ज्यादा है या बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा। सी नहीं शो कर पाएगा क्योंकि यहां पे उल्टा केस है, वर्क फंक्शन की एनर्जी ज्यादा है। तो ए शो करेगा, बी शो करेगा, सी शो करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन कौन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? ए प्लेट शो करेगी, बी प्लेट शो करेगी, सी प्लेट शो करेगी। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब देखो, ये क्वेश्चन अभी तक नीट में आया नहीं है मगर बहुत जल्दी आएगा। अब इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देखो, ये तरीका है। अब इसका मैं थोड़ा सा टफ फॉर्म कराता हूं, वैसे ये खुद टफ है मगर इससे भी ज्यादा टफ फॉर्म ये है, ये लेंदी हो गया है। तो ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये आईआईटी एडवांस में आया था। मैं आईआईटी इसलिए हटा देता था शुरुआत में, इसको मैं आपको घर के लिए दूंगा, मैं करूंगा नहीं, मैं करूंगा नहीं, मगर ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे, इजी है, बस ये लेंदी थोड़ा ज्यादा है। अब इसको पढ़ो। द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो। द नंबर ऑफ metal which will show photoelectric effect when light of 3 nanometer wavelength fall on the metal surface। अब इसमें क्या है? इसमें फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ के फॉर्म में दी गई है। हमने डायरेक्ट फोटोन की एनर्जी दे दी थी क्योंकि हम मेडिकल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट फोटोन की एनर्जी दे दी जैसे क्वेश्चन बहुत लेंदी ना हो। अब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, तो इसने क्या किया, फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं दी, वो कह रहा है पहले आप फोटोन की एनर्जी निकालो इस फार्मूले से। और किस में निकालनी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जबकि आएगी ये जूल में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बनाना पड़ेगा। ये देखो, तो आपने कैसे निकाली? आपने रखा एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। फिर आपने सी की वैल्यू रखी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर आपने वेवलेंथ की वैल्यू रखी 300 नैनोमीटर को मैंने मीटर बनाया, यूनिट का विशेष ध्यान रखो, मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, तो ये जो आएगा वो जूल आएगा, ये जूल आएगा। अब जबकि यहां पे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड कर दोगे। तो जब जूल को एक इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड कर दिया जाता है तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कंपेयर कर लेना। तो यहां पर मेहनत क्या बढ़ी? फोटोन की एनर्जी आपको निकालनी है, फिर आपको कंपेयर करना है। मैंने वहां क्या किया? मैंने फोटोन की एनर्जी डायरेक्ट दे दी। ये देखो, क्यों? क्योंकि मैं नीट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट वही लगना है, मगर वहां जेई में क्वेश्चन था तो कॉम्प्लिकेटेड किया। मैंने डायरेक्ट फोटोन की एनर्जी नहीं दी, पहले मैंने तुम्हें फंसाया फोटोन की एनर्जी में कि बच्चा फोटोन की एनर्जी ही ना निकाल पाए,
निकाल ले तो यूनिट कन्वर्जन में फंसाया, 3 जगह फंसाया गया। पहले आप फोटोन की एनर्जी निकालना सीखो, फिर यूनिट कन्वर्जन सीखो, फिर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता हो। तो यहां पे एक क्वेश्चन को करने के लिए 3-4 जगह फंसाया गया, और यहां पे एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ एक जगह फंसाया गया है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता हो। बस यही डिफरेंस है नीट और जेईई में, और यहां पे 3-4 जगह फंसा दिया गया। कर लोगे इसको, छोड़ दूं? कैलकुलेशन करके मैच कर लेना, कैलकुलेशन करके मैच कर लेना। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलेगा। देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट। आपको W की वैल्यू पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लेट इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दी है इज इतना। आपको वर्क फंक्शन पूछ रहा है, आपको इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दी है, तो भाई हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, Sc अपॉन लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये देखो, अब H की वैल्यू डाल दो। यूनिट का ध्यान रखें, मैं बार बार लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई यूनिट मुझे नहीं आती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, जैसे तुम गलती ना करो। H इंटू सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर बना लिया, ये लिख गया Sc अपॉन लैम्डा। वर्क फंक्शन हमें निकालना है प्लस हाफ। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये जूल यूनिट है, तो जूल यूनिट के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में डालना पड़ेगा, केजी में दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9 इंटू 10 की पावर -31 केजी। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने खुद दे रखी है, ये देखिए मीटर पर सेकेंड। आपको जो यूनिट दी है वो सब की सब यूनिट, मतलब डाटा इजी है, जल्दी जल्दी कटेगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व होगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। अब मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, ये जूल बचा। अब आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हैं। हथियार किधर है, हाँ, अब सॉल्व करिए, सारा सॉल्व करिए। तो देखो 2 जीरो है, 34 है, 8 है, ये है, तो पावर पहले लगा लो, ये ऊपर गया 18 हो गया, 18 इससे चले गए तो ये बच्चा जाके 16। क्यों, देखो ये 10 ऊपर चला गया तो 18 हो गया, 18 इससे माइनस करो, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 बचना चाहिए, तो 16 बचेगा। अब इनको देख लो, 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 400, तो ये आ रहा है 0.0495। अब 495 को आप क्या कर लोगे, 5 लिख लोगे, ये ऐसे आ रहा है 0.0495 इंटू 10 की पावर -16 जूल। वर्क फंक्शन हमें निकालना है। अब इसको करो, इसको करो, तो देखो यहां पे पावर मिलाओ, 36 इंटू 9, तो 36 इंटू 9 324, पावर कितनी आई डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 324 को 2 से डिवाइड भी कर दो, 162 इंटू पावर कितनी आई 10 इसमें माइनस कर दिया 21 जूल। अब इन दोनों को बराबर करो, तो मैं इसको क्या कर देता हूं 49.50 कर देता हूं, क्योंकि पावर -21 है, तो इसको भी -21 लाना पड़ेगा।
तो इसको -21 करने के लिए 5 जीरो बढ़ाने, तो 5 जीरो इसमें बढ़ा दो। तो जब इसमें 5 जीरो बढ़ा दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये देखो, इसको इधर ले आया तो ये घट गया ऐसे, ये देखो, और ये आ गया वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इक्वल टू कितना आ गया, ये देखिए आपने क्या किया, 4950 माइनस 162। अब डिवाइडेड बाई क्यों, क्योंकि यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनानी है। 4788 इंटू 10⁻⁻21 जूल। आंसर क्या जूल में है, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो ये वैल्यू निकल के आई 2992.5 इंटू पावर बनाओ, तो पावर आया 10⁻³ -3 को मैंने लगा दिया तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3 को आगे ले आए, तो जब -3 को आगे ले आओगे तो यहां आ जाएगा, यहां पर, तो 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां है, ये है, ये है 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब लगभग 3.1। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहां देखो इसकी वैल्यू पूरी नहीं रखी है, 6.626 होता है, ये देखो 6.626 होता है, मैंने सिर्फ 6.6 लिखा है, इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। अच्छा, हाँ क्लियर है, बात समझ पाए। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा, मैं अलग अलग टाइप के हर क्वेश्चन को करा दे रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस में खूब अच्छे से करा दे रहा हूं। ध्यान रखिए, आपका काम है चीजों को बहुत अच्छे से समझना और करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को सारे बच्चे देखिए, क्या पूछा गया है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब तक मैं पानी पीता हूं। When the frequency of light incident on a metallic plate is double, देखो इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हो। वो हमसे कह रहा है मेटालिक प्लेट पे जो एनर्जी पड़ने वाली है, ये एनर्जी है, मेटालिक प्लेट पे जो एनर्जी आप डालने वाले हो, यदि मैं उसको डबल कर दूं, क्यों, फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब एनर्जी डबल, क्योंकि एच तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो वो कह रहा है कि यदि फोटोन की एनर्जी डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा, वो ये पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा। तो इसको दो तरह से आप कर सकते हो, एक जर्नल बेसिक फॉर्म और दूसरा कैलकुलेटिंग फॉर्म। फॉर एग्जांपल मान लो देखो मैं आपको करके दिखाता हूं दो तरह से इस क्वेश्चन को। मान लो इसका वर्क फंक्शन जो था 2 जूल था, आपने 5 जूल का फोटोन डाला, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी, 3। अच्छा, अब आपने कितने जूल का डाला, 10 जूल का। अब वर्क फंक्शन तो अभी भी 2 ही रहेगा, क्यों, मेटल प्लेट वही है, मेटल प्लेट वही है। आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि मैंने इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल किया है, इसका मतलब आपने फोटोन की एनर्जी डबल की है, मेटल प्लेट तो वही है, तो वर्क फंक्शन अभी 2 था तो अभी भी 2 ही रहेगा। तो 10 में से 2 यहां आ गई, तो यहां कितनी बची, 8। तो पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे डबल से भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ रही है।
पहले की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे डबल से भी ज्यादा आ रही है। ये देखो, तो काइनेटिक एनर्जी डबल से भी ज्यादा इंक्रीज होगी। एक तो तरीका ये है। अब मान लो कोई कहता नहीं मुझे विजुलाइज कराओ, एक विजुलाइज कराने का तरीका ये है और एक डायरेक्ट फार्मूला है। देखो पहले आपने क्या किया, ये किया आई इनिशियल, अब आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब कुछ मत करो, इच एच न्यू की वैल्यू यहां डाल दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच न्यू की ये वैल्यू है ना, उठा के डाल दो, एच न्यू की ये वैल्यू है, उठा के डाल दी। ये देखो इसको इधर ले आओ, तो जब इसको इधर ले आओगे तो ये ऐसे होगे, तो नई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, पहले वाली की डबल से भी ज्यादा। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसमें W ऐड करने पे बराबर आ रही है, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की डबल से भी ज्यादा, क्योंकि डबल में कुछ जुड़ रहा है। ये देखो, तो यदि कोई न्यूमेरिकली प्रूफ करना चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, दोनों में से चाहे जैसे कर लो, चाहे जैसे कर लो। कर लोगे बच्चों? बच्चे ने कहा सर अरे क्या बात कर रहे हो, कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो अब एक और बात पढ़ाता हूं इसी में, क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट मतलब इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट या फोटोन। इसका मतलब क्या होता है पहले मैं ये समझाता हूं, फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। आप लोगों ने फिजिक्स में ये टर्म पढ़ा होगा, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है बताओ बच्चों। इंटेंसिटी का मतलब होता है, एक और क्वेश्चन दे दो अभिषेक, अभिषेक देंगे बेटा आप परेशान ना हो। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक सेकंड में एक यूनिट एरिया में कितने फोटोन गिर रहे हैं, हाउ मैनी फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया पे कितने फोटोन गिर रहे हैं, एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया पे कितने फोटोन गिर रहे हैं, मतलब सिंपल फॉर्म में क्या है, फोटोन के नंबर है, इंटेंसिटी क्या है, फोटोन का नंबर है। सिंपल फॉर्म में क्या है, इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटोन है। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट। ये देखो कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो डिफिनीशन तो ये है कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब बिल्कुल बेसिक फॉर्म में क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है। तो क्या इंटेंसिटी बढ़ रही है तो फोटोन के नंबर बढ़ रहे हैं कि फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है बताओ। यदि मैं कहीं इंटेंसिटी को बढ़ाऊं, इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई। यदि मैं कहीं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट इंक्रीज कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी से लेना देना थोड़ी है, फोटोन की एनर्जी से लेना देना थोड़ी है। आप कह रहे हो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इंटेंसिटी क्या है,
नंबर ऑफ फोटोन है, इसका मतलब तुम कह रहे हो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहा है। तो यदि मैं कहीं लिखूं इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो तुम क्या समझोगे, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं। यदि मैं कहीं बोलता हूं कि इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो तुम क्या समझोगे, नंबर ऑफ फोटोन डिक्रीज हो रहे हैं। एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, एनर्जी ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी ऑफ फोटोन से इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। इंटेंसिटी का नंबर, इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ नंबर से। अच्छा अब और बताओ, यदि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ा रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी कम करने से एनर्जी ऑफ फोटोन कम होगी। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी फोटोन की, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो एनर्जी कम होगी। है, यहां पर जरा गौर से ध्यान दो, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या है, यही चीज बिल्कुल डिट्टो लिख रहा हूं। यही चीज डिट्टो लिख रहा हूं, इसका नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ फोटोन, इसका नंबर ऑफ फोटोन से फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी है, सिंपल फॉर्म में समझो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मतलब एनर्जी है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन है ना। मैंने क्या पढ़ाया आपको, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन है। आप सोच रहे होगे कि सर इतना कह क्यों रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मतलब एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन है, एनर्जी ऑफ फोटोन है। अब मैं क्यों कह रहा हूं अभी देखो बताऊंगा, ठीक है, इतनी बात समझ गए। इग्नोर मत करें सर, अरे अभिषेक यार इग्नोर नहीं कर रहा हूं यार, पढ़ाने तो दो यार, अभी और क्वेश्चन दूंगा, मगर अब आगे के क्वेश्चन किसी थ्योरी पर बेस्ड है तो वो थ्योरी तो कराने दो। तुम भी यार प्रभु डाउट है, परेशान करते रहते हो। तो बात समझ गए, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया में पर सेकंड कितने फोटोन आए हो। तो इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना। अब देखो जरा, अब इस पर ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, इस पर क्या आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं। अब मैं पहले ग्राफ बना के कुछ दिखाता हूं, है ना, नहीं तो रोना धोना मच जाएगा अभी। देखो बच्चों, इस पर ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, तो पहले मैं कुछ ग्राफ बना दूंगा आपके लिए, तब आपसे ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछो, है ना, पहले सिखा दूं थोड़ा सा यार, नहीं तो तुम बुरा मान जाओगे, कहोगे सर यार बताते नहीं हो और पूछ लेते हो, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मैं भी कहूंगा बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है, नाइंसाफी की हद है, नाइंसाफी की हद है। अब देखो बच्चों, गौर से सारे लोग देखें, इधर इंटेंसिटी है, इधर क्या है, इंटेंसिटी, इधर है काइनेटिक एनर्जी, उल्टा लग दिया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है वाई एक्सिस पे, और इधर इंटेंसिटी ऑफ फोटोन है। अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा,
बताओ, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? एनर्जी ऑफ फोटोन का इंटेंसिटी से कोई लेना देना है नहीं, तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये फोटोन के नंबर है, फोटोन के नंबर बढ़ाओगे तो एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो तब बढ़ेगी जब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाओगे। यदि आप फोटोन के नंबर बढ़ाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे। आपने 2 फोटोन डाले तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 10 फोटोन डाले तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, मगर उनकी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी तो तब बढ़ेगी जब ज्यादा एनर्जी का फोटोन डालोगे, तो इंटेंसिटी का एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सबको क्लियर है? सबको पहले बताओ ग्राफ क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन और इधर क्या है? इंटेंसिटी। अब बताओ, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है? फोटोन के नंबर बढ़ा रहे हो। अब जब फोटोन के नंबर बढ़ेंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर भी बढ़ेंगे। ज्यादा फोटोन गिराओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा फोटोन गिराओगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसा ग्राफ आएगा। अब जरा देखो, डरना नहीं मुन्ना, फ्रीक्वेंसी, अब काइनेटिक एनर्जी, अब ग्राफ बढ़ाओ। हम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ाना। तो एनर्जी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई तुम एनर्जी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? किसी भी मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन सेम रहेगा। जैसे मान लो ये आयरन प्लेट है, अब इसका वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। अब इस पे चाहे 2 एनर्जी का फोटोन डालो या 20 एनर्जी का फोटोन डालो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए। तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो। एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, कहां से पास होगा? देखो, यहां पे ग्राफ बनाने में बच्चे गलती क्या करते हैं, ग्राफ ओरिजिन से नहीं चलेगा, कुछ दूरी से चलेगा। क्यों? शुरुआत की फ्रीक्वेंसी तो वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी ना। काइनेटिक एनर्जी कब बनती है? जब वर्क फंक्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी बात समझ नहीं पा रहे होगे, अभी आप मेरी बात हो सकता है ना समझ पा रहे हो, इस ग्राफ को ना समझ पा रहे हो, मैं समझाता हूं। देखो, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 जूल एनर्जी चाहिए। आपने डाला है 5 जूल का फोटोन। अब बताओ, पहला जूल किस में खर्च होगा? क्या पहला जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा? नहीं, पहला जूल वर्क फंक्शन में खर्च होगा। दूसरा जूल किस में खर्च होगा? वर्क फंक्शन में खर्च होगा। तीसरा जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पहले 2 जूल तो किस में जाएंगे? पहले 2 जूल तो इलेक्ट्रॉन निकालने में जाएंगे ना। तो पहले 2 जूल इलेक्ट्रॉन निकालने में गए, मतलब पहली कुछ एनर्जी किस में चली गई? इलेक्ट्रॉन निकालने में। उसके बाद वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, ये देखो। तो न्यू नॉट का मतलब क्या है? न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। क्यों 0 रहेगी? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक जितनी फ्रीक्वेंसी है, जब सारी की सारी इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होगी। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके बाद की फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अरे भाई, मैं रस्सी से बंधा हूं मुन्ना, देखो मैं रस्सी से बंधा हूं, अब मुझे ब्रेक होने के लिए 2 जूल एनर्जी चाहिए। आपने इस पर क्या किया है? मान लो 5 जूल एनर्जी डाली, तो जब तुमने पहली जूल एनर्जी डाली तो क्या मैं भगूंगा? मैं तो बंधा ही रहूंगा। क्यों? अभी फोर्स ब्रेक का होगा। दूसरी जूल एनर्जी डाली, तब मेरा फोर्स ब्रेक हो गया।
अब जो तीसरी डाली मैं सरसर सरसर भगता चला जाऊंगा। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को कहां से मिलेगी? जब तीसरा जूल वाला मेरे ऊपर गिरेगा। तो ओरिजिन से मत पास कराना, ओरिजिन से थोड़ा आगे से ग्राफ उठेगा, ओरिजिन से थोड़ा आगे से ग्राफ उठेगा, जरा ध्यान रखना। अच्छा, अब इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? तो देखो आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आया है, नीट में कैसा आएगा पता नहीं, नीट में भी ऐसा ही आएगा। अब इस ग्राफ को देखो, पढ़ो। विच ऑफ द ग्राफ सो ब्लो डज नॉट रिप्रेजेंट द, देखो डज नॉट कह रहा है, डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट द इलेक्ट्रॉन एग्जिट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब देखो आप क्या कह रहे हो, एनर्जी आप फोटोन बढ़ा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, कुछ देर बाद से बढ़ेगी। तो ये तो ग्राफ सही है, यही तो बनाया है। देखो आप एनर्जी बढ़ा रहे हो तो शुरुआत की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गई, उसके बाद की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में खर्च होती चली गई। तो ये ग्राफ तो सही बना है। अच्छा इसमें आओ, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब सिर्फ एनर्जी बढ़ाना है। तो जब तुम एनर्जी बढ़ा रहे हो तो भाई एक फोटोन, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा ना, मगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, पीछे पढ़ा दिया है। तो ये देखो क्या लिखे हैं इलेक्ट्रॉन के नंबर, यहां लिखा है एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां लिखा है दो इलेक्ट्रॉन निकले, यहां लिखा है तीन इलेक्ट्रॉन निकले, यहां चार। तो भाई आपने फोटोन डाला तो उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब बस एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल के चलता चला जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। और यहां से ग्राफ क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन निकालने में चली गई ना, तब तक इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं, 0। भाई इलेक्ट्रॉन के नंबर कब बढ़ेंगे, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाए। तो शुरुआत वाली फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो गई, अब इतनी फ्रीक्वेंसी मिल गई वर्क फंक्शन के बराबर, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल आया। अब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा निकल ही नहीं सकता क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो बस ग्राफ ऐसा आएगा। ये भी सही बना है, ये भी सही बना है। अब इधर आओ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब नंबर ऑफ फोटोन है। तो जब फोटोन के नंबर बढ़ेंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? नहीं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो ये भी ग्राफ सही है। ये देखो, अब यदि ये वाला सही है तो ये गलत है, ओरिजिन से पास नहीं होगा, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का कोई भी नंबर तभी आएगा जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर जाएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार करते ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। तो ये गलत ग्राफ है, ये ग्राफ सही है इसलिए ये गलत है। तो आंसर क्या है? डी। आंसर क्या है? डी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पर भी क्वेश्चन रहता है, इसके ग्राफ पे भी क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैंने ग्राफ का क्वेश्चन भी करा दिया है। फिर ये मत कहो कि अरे सर यार ये क्वेश्चन नहीं कराया, वो नहीं कराया, सब करा रहा हूं। अब हेडिंग डालो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पूरा खत्म कर दिया। अब देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में समझो। पहला पॉइंट ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल है। पहला पॉइंट तो ये हुआ, ये बताता है कि लाइट जो है, फ्रीक्वेंसी लिखा है ना कि इंटेंसिटी। ओए पीछे कुछ गड़बड़ हुआ क्या?
फ्रीक्वेंसी लिखा है ना कि इंटेंसिटी। हाँ मैं फ्रीक्वेंसी तो बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी तो बोल रहा हूं, है ना। ये क्या है, पार्टिकल नेचर का एग्जांपल है। अब एक से बताओ, अब देखो ब्लैक बॉडी होती क्या है, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं बताओ। तो क्या होती है ब्लैक बॉडी, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब all type of wavelength, all type of wavelength incident on the body, but emitted या radiate only specific wavelength of radiation। मतलब क्या हुआ, गौर समझो। अच्छा मतलब क्या हुआ सर, थर्ड ग्राफ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए अलीम। अच्छा सर इंटेंसिटी का ग्राफ है, एक बार मैं ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूं फिर इधर आता हूं, थर्ड ग्राफ है ना, नहीं तो क्या होगा फिर छूट जाएगा, वो बच्चे को डाउट है तो बता देता हूं, क्योंकि वो ग्राफ टफ भी है, ये देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं, है ना, परेशान मत होना। चलो अब बताओ मेटल प्लेट है, डरना नहीं कोई, ये मेटल प्लेट है, ठीक है, इस पर इतने इलेक्ट्रॉन है। ये देखो आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी आप लाइट बढ़ा रहे हो, ये देखो इधर एक्स एक्सेस पे क्या है, एक्स एक्सेस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। आप फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाने का मतलब इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, ऐसे इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो बताओ क्या मैंने पढ़ाया है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्या मैंने पढ़ाया है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, बच्चों ने कहा हाँ पढ़ाया है सर, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि सपोज करो 5 जूल का फोटोन डाला मैंने शुरुआत में, और इसका वर्क फंक्शन 2 जूल है। अब बताओ जब वो पहली 1 जूल एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब 5 में से पहली 1 जूल एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बताओ सब लोग। वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 जूल है, वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 जूल है, तो जब वो पहली 1 जूल एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जीरो निकलेंगे ना। तो ये क्या है, ये देखो एनर्जी है, तो ये 2 जूल है, तो जो 2 जूल से पहली 1 जूल पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 0। तो जब 0 आएंगे तो एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस पे ग्राफ चलेगा ही नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड। तो जब 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। जैसे ही इसने 2 जूल इलेक्ट्रॉन एनर्जी खाई, जैसे ही इसको 2 जूल मिल गई तो ये बाहर आ गया ऐसे, तो कितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो गए, 1। अब तीसरी जूल एनर्जी खाएगा, चौथी खाएगा, पांचवी खाएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो अब इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो तो उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, अब उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मगर इलेक्ट्रॉन के नंबर तो नहीं बढ़ा सकता, क्यों, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो देखो अब आप एनर्जी बढ़ाते चले जा रहे हो, एक्स एक्सेस पे एनर्जी बढ़ती जा रही है,
मगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ेंगे, वो तो एक ही रहेंगे। इसलिए देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया, ये देखो, क्योंकि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं सकते, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, अब आ जाओ, तो देखो ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, जितनी टाइप की वेवलेंथ उस पर गिर रही है सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है, उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है कि सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ इमिट ना करे। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है कि सभी तरह की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ले, कुछ इमिट ना करे, उसको बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। हम लोगों के पास जो ब्लैक बॉडी है, फॉर एग्जांपल मतलब जो एक्सपेरिमेंटली आज तक मिली है, तो वो जो एक्सपेरिमेंटली आज तक मिली है वो क्या करती हैं, सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे ये देखो, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि सभी तरह की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, सभी तरह की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ये देखो, इसके पास जितनी तरह की भी वेवलेंथ आ रही हैं सबको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑल इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब, सभी तरह की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अब उसके बाद इमिट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये देखिए, स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये इमिट कर रहा है। ये देखिए, इमिटेड रेडिएशन इज ओनली ए फंक्शन ऑफ रेडिएटर टेम्परेचर। अच्छा, ये एक अलग बात है, ये अभी पढ़ाऊंगा। तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को ये इमिट कर रहा है, तो इसी को बोला जाता है, इस फिनोमिना को बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस फिनोमिना को बोलते हैं, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करना, क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन is known as black body radiation, black body radiation। सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करना इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, अब जब वेवलेंथ स्पेसिफिक वेवलेंथ रिलीज हो रही है तो उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा होता है वो दिखाया गया है इस ग्राफ में। ये ग्राफ देखो, इधर क्या है, इंटेंसिटी है, ये देखो इधर इंटेंसिटी लिखा है वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे चेक करो इंटेंसिटी है, एक्स एक्सेस पे क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ कौन सी, जो रेडिएट हो रही है, रेडिएट होने वाली इंटेंसिटी, रेडिएट होने वाली वेवलेंथ का ग्राफ कैसा है, ये देखो 3000 टेम्परेचर पे ये है, 4000 टेम्परेचर पे ये है, 5000 टेम्परेचर पे ये है। तो इस ग्राफ का एनालिसिस आप बहुत अच्छे से करिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, है कि नहीं, चेक करिए। वाई एक्सेस हाइट बढ़ती जा रही है, आप चेक करो, हाइट जो है 3000 पे हाइट ये है, तीन हजार पे हाइट ये है, 4000 पे हाइट ये है, 5000 पे हाइट ये है। ये देखो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रही है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है। मगर बहुत देखो गौर से समझो, आप 3000 टेम्परेचर करते हो तो इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी है, 4000 पे इंटेंसिटी कितनी है, 5000 पे इंटेंसिटी की वैल्यू ये है, और इंटेंसिटी कहां है, वाई एक्सिस पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी बढ़ती है, मगर एक और खास बात है,
गौर से देखना जरा, पॉइंट नंबर 2। अगला पॉइंट, आप वेवलेंथ देखो, हाई इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ, पहले वेवलेंथ की वैल्यू ये है, फिर वेवलेंथ की वैल्यू ये है, फिर वेवलेंथ की वैल्यू ये है। हाई इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो रही है। पहले पहले यहां से लेके यहां तक वैल्यू थी, अब यहां से लेके यहां तक है, अब यहां से लेके यहां तक है, ग्राफ इधर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चेक करो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाई इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, हाई इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ, हाई इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ क्या है, डिक्रीज कर रही, क्योंकि ग्राफ कहां है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। देखो ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में। तो पहले वेवलेंथ इतनी थी 3000 पे, 3000 पे वेवलेंथ इतनी थी, 4000 पे वेवलेंथ इतनी आई, और 5000 पे वेवलेंथ इतनी आ रही है। ये देखो, तो वेवलेंथ, हाई इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज हो रही है। अच्छा, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ेगा, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। इस ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, और ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। तो या तो स्टेटमेंट पूछे जाते हैं या क्वेश्चन। तो जनरली स्टेटमेंट आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि इक्वेशन नहीं है कोई, क्योंकि इक्वेशन नहीं है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते। तो यदि मैं एक ही जगह पे सब लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, देखो, इंटेंसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये चीज निकल के आया है अभी तक, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। अब क्वेश्चन कैसा होगा, देखो, आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताओ, सारे लोग तैयार हो जाए इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। देखिए, इधर है वेवलेंथ, और इधर बच्चों क्या है, इंटेंसिटी। मुन्ना, हा हा हा, अच्छे से समझियो ग्राफ, क्योंकि इस पर ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, मैंने बुक में डाला ऐसा क्वेश्चन। ये T1 केल्विन, ये T2 केल्विन, ये T3 केल्विन। बताना क्या है, जरा समझो। अरेंज अरेंज
टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएटर ए, ये तीनों टेम्परेचर आपस में बराबर है। बी, T1 बड़ा है T2 से। सी, डी, ये देखो, बताओ रेडिएटर के टेम्परेचर का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो इंटेंसिटी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। अब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है बताओ। इसकी इंटेंसिटी ये है, इसकी इंटेंसिटी ये है, इसकी इंटेंसिटी ये है। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है T3 की। तो इंटेंसिटी तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब T3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर T2 की, सी, सी है कि नहीं भाई। इंटेंसिटी ज्यादा तो क्या होगा मुन्ना, इंटेंसिटी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आएगा। ये क्वेश्चन नीट 2024 में आ चुका है। इसका एक स्टेटमेंट आया है, मल्टी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर आया है। 2025 बोलोगे क्योंकि पेपर 25 में हुआ है। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन जिसमें री एग्जाम हुआ है ना, तो री एग्जाम वाले में आया था क्वेश्चन, ये री एग्जाम में। और यदि जो बच्चे मेरे से पीछे पढ़े हैं, मैंने कहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मगर तुम सतर्क रहना, आएगा। किसी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है। मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पिछली साल भी 2 क्वेश्चन कराए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये है। ऐसा क्वेश्चन मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पिछली साल भी कराया है, और ये पॉइंट तो लिखाता ही हूं, एक क्वेश्चन और कराया था। क्योंकि किसी चीज से क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में आ नहीं सकते। चांसेस उस चीज के कम होते हैं, आ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन का स्टेटमेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लिखा है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग तरीके से आ गया है, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लिखा है। तो मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने पूरा कराया था, आपको भी कराऊंगा। अब रिवीजन के फॉर्म में क्या चलेगा, यही सब चलेगा। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन होगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराएंगे, बुक के सारे क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी नीट एडवांस बुक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन पूरे 4-5 महीने 6 महीने चलता रहेगा, छोटा छोटा करके धीरे धीरे। इसी तरह से फिर ऑर्गेनिक का रिवीजन चलता रहेगा। समझ रहे हो। अच्छा, अब जब इतना समझ रहे हो तो अगली हेडिंग पे आ जाते हैं। अगली हेडिंग है हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको बताता हूं, गौर से समझिएगा। गौर से समझिएगा। अब देखो, हाँ अहमद, ऑर्गेनिक मेरी मान लो तो अगले हफ्ते या इसी हफ्ते के लास्ट से चालू हो जाएगी। आज मंडे है ना, तो आप मान के चलो फ्राइडे से चालू हो जाएगी, फ्राइडे या सैटरडे से। हाँ फारूकी, फारूकी बेटा कुछ भी बोल देते हो यार, है। अब चलो, अब टीचर हैं इसलिए आप लोगों को कुछ कहते नहीं है ना, कि क्या कहें, बच्चे हैं बेचारे, है ना, तो कहता नहीं कुछ। चलो, क्योंकि मैं बच्चों का अच्छा बुरा, बच्चे कुछ भी बोलते हैं मैं उसको वैसे लेता हूं, मतलब निगेटिव नहीं लेता। क्यों?
क्योंकि देखो जिसको जितनी समझ है उससे ज्यादा बड़ी बात कर ही नहीं सकता है। एक छोटा सा बच्चा जो 2 साल 3 साल का होगा, उसकी किसी बात को आप क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत छोटा है, समझदारी वाली बातें ज्यादा कर ही नहीं पाएगा। उसी तरह हम लोग भी हैं। अब भाई आप लोग 16-17 साल के हो, आपको जो स्क्रीन पे दिखता है आप वही समझ पाते हो, पर्दे के पीछे की चीज कहाँ समझ पाते हो, है ना। उसके ऐसा नहीं कि आपको समझदारी आपकी कमजोर है, कोई नहीं। एज आएगी तो आप समझ भी पाओगे, ऐसा नहीं है, जब एज आएगी तो आप समझ भी पाओगे। अभी थोड़ा कम समझ पा रहे हो, अभी थोड़ा कम समझ पा रहे हो, तो इसलिए मैं बच्चों की बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानता, बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वही बच्चे आपको प्यार भी बहुत करते हैं। अब मान लो 1-2 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, जो भी है, मान लो कुछ बोल भी देते हैं कभी कदार ना समझी में, तो इसका मतलब थोड़ी है कि यार मैं बुरा मान जाऊं। 100 बार उसने जब प्यार से लिखा कि सर आप बेस्ट हो, आई लव यू सर, तब तो मैंने उसको नहीं बोला। अब जब उसने मान लो एक बार मेरे लिए गलत भी लिख दिया, तो अब मैं उसको डांटूं, बोलूं, गलत कहूं, तो ये भी गलत नहीं है ना, ये भी गलत है। तो इसलिए जब निगेटिव हो या पॉजिटिव, मुझे सब मंजूर रहता है, मुझे सब मंजूर रहता है, मुझे सब मंजूर रहता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, घर में मम्मी पापा भाई बहन कभी आपको प्यार भी करते हैं तो कभी आपसे लड़ाई भी करते हैं। तो यार बच्चे हमारे परिवार ही है वो, तो कभी मेरे को प्यार भी करेंगे तो कभी कभी कुछ बोल भी सकते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा बुरा नहीं मानता। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसको बैन ब्लॉक कर दो, इसको रोक दो, हटा दो, डिलीट कर दो, बैच से निकाल दो। मैं कभी नहीं करता। आप देखो मेरी चैट कभी प्राइवेट भी नहीं रहती है, मैं करता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जब प्यार आप सहते हो, आप महसूस करते हो, तो यार यदि किसी बच्चे ने कुछ लिखा है और सही लिखा है तो उस बात से आप सीख पाओगे कि हाँ यार बच्चे की ये प्रॉब्लम है। और मान लो गलती से लिख दिया है या मान लो नासमझी में लिख दिया है तो भी ठीक है यार, वो आप ही का तो बच्चा है। अब एक गलती की वजह से आप उसको हटा थोड़ी सकते हो। भाई परिवार में मम्मी पापा आप गलती कर देते हो तो क्या आपको भगा देते हैं घर से? आपको बस डांटते हैं ना, तो यार वो अपने ही है। हाँ हम डांट देंगे उनको, बात अलग है, मगर जितना प्यार आप सबसे है उतना प्यार उस बच्चे से भी है, उस बच्चे से भी है, उस बच्चे से भी है। हाँ अब मैं बड़ा हूं, अब मैं भी यदि उसी की तरह रिएक्ट करूं तो इसका मतलब फिर मैं बड़ा किस बात करा, मैं भाई बड़ा किस बात करा एज में है, फिर मेरी नासमझी क्या रही या मेरी समझदारी क्या रही? तो ये तो चलो आ जाओ। अब देखो यार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, जरा गौर से समझो कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का एग्जांपल है। वेव नेचर ऑफ लाइट से ना हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए थे, ना हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए थे, ना हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाए थे। तो पहली बात, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, नेचर ऑफ लाइट है कि लाइट के पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल है। अब ये होता कैसे है, किस तरह से काम करता है? तो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने किया है, डिट्टो सेम है, बट जरा सा डिफरेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का थर्ड नंबर केस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जब वर्क फंक्शन की वैल्यू इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा है। ये वाला केस क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, बस गैस हाइड्रोजन भरनी है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। मतलब अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि मतलब क्या है। देखो मतलब क्या है, गौर से देखिए। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर एनर्जी लेवल हो गए।
ये देखो, ये हमारा न्यूक्लियस। अब ये एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, एनर्जी लेवल 4, एनर्जी लेवल 5, सो ऑन। न्यूक्लियस के चारों ओर इन्फिनाइट एनर्जी लेवल होते हैं, एक दो नहीं होते हैं। कितने होते हैं? इन्फिनाइट एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इन्फिनाइट एनर्जी लेवल होते हैं। ये देखो, इन्फिनाइट एनर्जी लेवल होंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्फिनाइट एनर्जी लेवल होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। न्यूक्लियस के चारों ओर इन्फिनाइट एनर्जी लेवल है ऐसे। अब क्या हुआ, आपने जो फोटोन डाला, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था, इस जगह पे। एक इलेक्ट्रॉन हमारा कहां है? यहां पे है, इस जगह पे। आपने जो फोटोन डाला उसकी एनर्जी हाइट वर्क फंक्शन से कम है। तो जब वर्क फंक्शन से कम है तो वो बाहर तो नहीं जा पाएगा, मगर जब हमको एनर्जी मिलेगी तो मैं कुछ तो फोर्स मिला ना, कुछ एनर्जी मिली, तो वो क्या करता है? तो जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये क्या करता है? ये इस एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल पे चला जाता है ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि आपने इसको एनर्जी दी, मगर इतनी एनर्जी नहीं दी कि इसको पार कर पाए। इतनी एनर्जी नहीं दी कि इसको पार कर पाए। यदि इसको पार कर जाता तो आयोनाइजेशन हो जाता। इसको बोलते हैं गैस का आयोनाइजेशन। जैसे यदि आपने इतनी एनर्जी दे दी जो उसके वर्क फंक्शन के बराबर है, इसका मतलब गैस का एटम क्या हो गया? आयोनाइज हो गया ऐसा ऐसा। इस प्रोसेस को बोला जाता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, इसीलिए इसको बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे। मगर आपने क्या किया है? कम एनर्जी दी है। जितनी एनर्जी उसको निकालने के लिए चाहिए थी उससे कम। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। एटम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। ये देखो, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, जहां पे चक्कर लगा रहा था। जहां पे चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जहां पे वो चक्कर लगा रहा होता है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और एनर्जी पाके जहां चला जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी पाकर जहां चला जाता है उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अपनी प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो घूम फिर के वापस उसी एनर्जी लेवल पे आ जाता है जैसे जहां पर वो चक्कर लगा रहा था। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पूरे दिन चाहे जहां रहो, घूम फिर के शाम तक घर आ जाते हो वापस, है ना? घूम फिर के शाम तक घर आ जाते हो वापस। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है, यदि उसको एनर्जी मिली तो वो एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। मगर वो उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि वो वहां से फिर उसी एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, फिर उसी एनर्जी लेवल पे वापस आएगा। अब यार ये चला तो गया, अब जब ये वापस आएगा तो क्या करेगा बताओ? जब वो वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब क्या करेगा? एनर्जी रिलीज। क्यों? एनर्जी गेन करके चला गया है तो वापस आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, है ना? अब वो वापस आ रहा है तो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। क्या हो गया बेटा? अब इसे एक लड़ाई मत करो। कौन लड़ गया आपस में? अरे यार, पढ़ाने में डिस्टर्ब मत किया करो, मैं इतना मन से पढ़ा रहा हूं, अब तुम डिस्टर्ब करो। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? नीचे से हो गया तो एनर्जी गेन करके गया।
अब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब एनर्जी, हाँ करा दूंगा यार, करा दूंगा प्रिंस, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी फोटोन के टर्म में। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन फोटोन के टर्म में होता है। तो जब वो फोटोन के टर्म में करेगा तो उसकी एक वेवलेंथ बनेगी। उस वेवलेंथ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लगा देंगे, और उस वेवलेंथ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस वेवलेंथ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दूंगा। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो रेडिएशन करेगा। अब रेडिएशन का मतलब है वेवलेंथ रिलीज करना, रेडिएशन का मतलब है फोटोन रिलीज करना। अब उस फोटोन की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, तो उनका मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दूंगा। उस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, क्योंकि कोई एक एटम तो है नहीं। चुटकी भर गैस लोगे, हाइड्रोजन गैस लोगे, तुम लोग यार फिल्मी हो जाते हो फर्जी में, है ना, मतलब बस फिल्मी हो गए। चुटकी भर हाइड्रोजन गैस लोगे तो उसमें खरबों एटम होंगे, खरबों एटम। तो खरबों इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, खरबों इलेक्ट्रॉन नीचे आए, तो कोई एक दो वेवलेंथ नहीं मिलेगी, जाने कितनी वेवलेंथ मिलेंगी, खरबों वेवलेंथ मिलेंगे, और उनको आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दोगे। उसी का नाम रखोगे क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसी का नाम क्या रखोगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसका नाम क्या रखोगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बात समझ पाए सब लोग? बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसको कहोगे? बच्चों ने कहा यस सर, समझ गए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम बोलेंगे किसको। तो अब जरा देखो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, इस बात को थोड़ा समझो। देखो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बना के देता हूं आपको, ठीक है? मैं क्या बनाने जा रहा हूं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए मस्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग बनाएंगे। पहले एक सीधी लाइन कर ले, यस अब लाइन सीधी है, कॉपी मारो। कॉपी मारा, ओके एक मिनट बच्चों, हाँ कॉपी मारा। अरे भाई तुमको कॉपी करना था। क्या है भैया, क्या रहता है? फिर कॉपी किया, फिर कॉपी किया। देखते जाइएगा ऊपर जाने पे गैप कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाइनों के बीच का गैप धीरे धीरे कम होना चाहिए ऊपर जाने पर। फिर कॉपी किया, फिर कॉपी किया, फिर कॉपी किया, फिर कॉपी किया, बस। अब देखो इस बात को समझो, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, इसको मैंने कहा N1 एनर्जी लेवल, इसको N2 एनर्जी लेवल, इसको N3 एनर्जी लेवल, इसको N4, इसको N5, N6, N7, N8 सो ऑन, ऐसे। अब आप जरा इस बात को गौर से समझिएगा, ये कुछ ऐसा है। मान लो कोई बच्चा इस फिगर को नहीं समझ पा रहा है, तो ये फिगर ये है, ये फिगर कुछ ऐसा है। ये न्यूक्लियस है, हाँ, ये पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, ये तीसरा एनर्जी लेवल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे ये एनर्जी लेवल ऊपर की ओर बनते चले जा रहे हैं। अब इसको हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन दिखा दिया है, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम समझ पाओ, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम समझ पाओ।
ये देखो, तो ये एनर्जी लेवल है, मतलब ऑर्बिट है। ये देखो, ये सब एनर्जी लेवल है। अब हुआ क्या, जरा गौर से देखो। आपने कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, उस ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। उस ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। वो ऑर्बिट का नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। वो ऑर्बिट का नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बट नोट डाल के जरा समझना, बट इन जर्नल हम क्या करते हैं? हम उसको n इक्वल टू 1 मानते हैं। यदि मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से n इक्वल टू 1 डालते हैं। मगर ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। बच्चे कह रहे हैं छुट्टी कर दो, बस अभी करता हूं। जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है तो उसका ग्राउंड स्टेट फर्स्ट है। मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है तो उसका ग्राउंड स्टेट सेकंड ऑर्बिट है। मान लो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है तो उसका ग्राउंड स्टेट थर्ड ऑर्बिट है। अब उसके ऊपर के जितने स्टेट है उसके लिए वो एक्साइटेड स्टेट है। जिस ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है वो ग्राउंड स्टेट, उसके बाद के सारे स्टेट एक्साइटेड स्टेट। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्विंग कर रहा है तो ये तो इसका ग्राउंड स्टेट हो गया, बाकी सारे स्टेट इसके लिए एक्साइटेड स्टेट है। बाकी सारे स्टेट इसके लिए एक्साइटेड स्टेट है। बाकी सारे स्टेट एक्साइटेड स्टेट है। जहां पर भी जाएगा वो वापस वहीं पे आएगा, वापस उसी जगह पे आएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। अच्छा, अब मान लो आपने कहा कि कितने एटम है? खरबों एटम है। तो खरबों एटम में से कुछ हजार एटम तो ऐसे होंगे ना जो n इक्वल टू 1 पे रिवॉल्विंग कर रहे होंगे। जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख एटम है तो 1 लाख एटम में से कुछ एटम का ग्राउंड स्टेट 1 होगा, कुछ का 2 होगा, कुछ का 3 होगा, कुछ का 4 होगा, कुछ का 5 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है। इन जनरल उसको हम 1 मानते हैं जब कहीं ना दिया जाए, मगर यहां तो अभी थ्योरी चल रही है। तो बहुत सारे एटम होंगे जिनका ग्राउंड स्टेट 1 है। जब वो रिवॉल्विंग कर रहे हैं, अब एक्साइटेड स्टेट पे गए तो एक्साइटेड स्टेट से वापस नीचे भी तो आएंगे। अब जब नीचे आएंगे तो देखो कैसी कैसी वेवलेंथ रिलीज करेंगे। जिनका ग्राउंड स्टेट 1 है तो वो क्या हुआ? वो ऊपर गए, नीचे आए। फिर कोई, भाई सबको बराबर एनर्जी तो मिलेगी नहीं। क्या सबको बराबर एनर्जी मिलेगी? नहीं। क्यों? सबको अलग अलग एनर्जी मिलेगी। उसका रीजन क्या है? आप सनलाइट से क्या एक ही एनर्जी का फोटोन निकलता है? सनलाइट से क्या एक एनर्जी का फोटोन निकलता है? नहीं, सनलाइट से अलग अलग एनर्जी के फोटोन निकलते हैं। सनलाइट से क्या होता है? अलग अलग एनर्जी के फोटोन निकलते हैं। आइंस्टीन ने बताया था, तभी तो आपने कहा था कि फोटोन की एनर्जी इंटीग्रल मल्टीपल है मिनिमम एनर्जी का। तो यदि सनलाइट से फोटोन गिर रहे हैं तो सारे सेम एनर्जी के थोड़ी गिर रहे हैं। अब जब मुझे 2 जूल का फोटोन मिलेगा तो मैं उसी हिसाब से एक्साइटेड स्टेट पे जाऊंगा। मुझे 3 जूल का मिलेगा तो मैं उसके हिसाब से जाऊंगा। 4 जूल का मिलेगा तो उसके हिसाब से जाऊंगा। मगर वापस सब नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन से कम एनर्जी मिली है। तो वर्क फंक्शन से कम मिली है तो सब नीचे आ गए। तो जब जिनका स्टेट ग्राउंड स्टेट होता है, जिनका स्टेट n इक्वल टू 1 है और ग्राउंड स्टेट है, तो ये n इक्वल टू 1 से लाखों करोड़ों एटम ऊपर गए,
एनर्जी पाके उनके इलेक्ट्रॉन ऊपर गए और फिर नीचे आ गए। इसको नाम दे दिया जाता है, इस कलेक्शन को नाम दे दिया जाता है लाइमैन सीरीज। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइमैन भाई साहब ने इसके बारे में खोज की थी और ये सीरीज मिलती है अल्ट्रावायलेट लाइट में, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है और इसको नाम दे दिया गया लाइमैन सीरीज। इसी तरह से बहुत सारे एटम होंगे, इसी तरह बहुत सारे एटम होंगे जिनका ग्राउंड स्टेट 2 रहा होगा। अब वो सब ऊपर गए और वो सब नीचे आए, वो सब ऊपर गए और सब नीचे आए। ये देखो, ये वो है जिनका ग्राउंड स्टेट क्या है? 2। इनका ग्राउंड स्टेट 2 है। देखो ये यहां से गए, अब 2 पे आएंगे, क्यों? इनका ग्राउंड स्टेट 2 है। अरे सॉरी, जिसका ग्राउंड स्टेट 2 है तो वो 2 पे नीचे आएगा। ये देखो, तो इसको बोला गया क्या? बामर सीरीज। और इनका ग्राउंड स्टेट क्या है? 2। और ये मिलती है कहां पे? विजुअल रीजन में। ये मिलती हैं विजुअल रीजन में, ऐसे। ठीक है। अब ऐसी भी बहुत सारे एटम होंगे जिनका ग्राउंड स्टेट क्या होगा? 3rd होगा। अब इसी तरह से बस बनाते चले जाना है, जिनका ग्राउंड स्टेट क्या है? 3rd, तो वो यार यहां से चलेंगे। ओ, अब इनका ग्राउंड स्टेट 3rd है, जल्दी जल्दी बना लो। बस इसके बाद ये देखो, इनका नाम रख दिया गया क्या? लाइमैन बामर पास्चन, पास्चन सीरीज। और ये बच्चों मिलती हैं कहां पे? ये मिलती हैं इंफ्रारेड रीजन में। इसी तरह से बहुत सारी लाइनें होंगी जिनका ग्राउंड स्टेट क्या होगा? 4 होगा। वो 4 से चलेंगी। ये देखो, इनका नाम क्या है? लाइमैन बामर पास्चन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट सीरीज है और ये भी इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। इसी तरह से बहुत सारी लाइनें होंगी जिनका ग्राउंड स्टेट क्या होगा? हमारा 5th होगा। बस बच्चों, आज का काम यहीं पे रोकेंगे। बस ये और लिख दे। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? लाइमैन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड। पी साइलेंट होता है, फुंड सीरीज। और ये भी इंफ्रारेड रीजन में मिलती है। ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बारे में बाकी डिटेल कल की क्लास में देंगे, क्योंकि आधा बना दिया था मैंने, कहा आधा छोड़ दूंगा तो बवाल होगा, अब फिर से कल बनाना पड़ेगा। तो कल इसी जगह से उठाऊंगा मैं, है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उठाऊंगा इसी जगह से और कल पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आराम से खत्म हो जाएगा। आपका काम क्या है? आपका काम है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगाना। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगाओ, या फिर किसके क्वेश्चन करोगे? सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के करोगे, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन करोगे। डिस्कवरी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के करोगे और या स्कैटरिंग अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के करोगे, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अभी और प्रैक्टिस कर लो, है ना? आज मैं इसी जगह छोड़ रहा हूं, इसी जगह से उठाऊंगा कल। ठीक है, बाय बाय बाय। कल मिलते हैं क्लास में। हाँ, बाय बाय। अपना ध्यान रखो।